हाँ, कॉम्पिटिटिव एनर्जी पकड़ी चौक फिर लेकर आप लोग के बीच आए हैं 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और समय के अभाव में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाते हैं, तो प्रयास करते हैं आज संभवतः कहाँ तक डिटेल्स दे पाएंगे। पहला प्रश्न है, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की। बहुत अच्छी बात है, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे तब हमें पता चल जाएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग टिक कर लेते हैं, ये नंबर LM सिंघवी समिति। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता LM सिंघवी समिति ने की थी। LM सिंघवी समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें थी। क्या क्या सिफारिशें थी वो जान लीजिए। इन्होंने कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देनी चाहिए। LM सिंघवी समिति ने कहा था ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए गांव को मान्यता दी जानी चाहिए। गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए और ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होना चाहिए। इन सभी बिंदुओं को हम लोग एक बार रिपीट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग याद कर पाएंगे। अब चलते हैं, अगर चर्चा चल गया है पंचायती राज के बारे में यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में, तो वहाँ से कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जैसे कि स्थानीय स्वशासन के जनक, ध्यान से देखिएगा, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बढ़ावा देने का मतलब सरकार में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना। अच्छा, इसका शुभारंभ कब हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 11 अक्टूबर 1929 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। यानी राजस्थान के नागौर जिला के बाद, यानी राजस्थान से शुरू हुआ नागौर जिला से, उसके बाद दूसरा राज्य बना आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 को। अच्छा, ये जो स्थानीय स्वशासन है यानी पंचायती राज है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इस बात का चर्चा अनुच्छेद 243E में जिक्र किया गया है। खास बात हम लोग और जान लेंगे, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछला जाती है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। अनुसूची 11, कुल 12 अनुसूची है, जिसमें 11वीं अनुसूची जो है ये भी पंचायती राज से संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचायत के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? न्यूनतम आयु 21 वर्ष। यानी पंचायत के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। फिर यहीं से प्रश्न घुमा कर पूछ देगा कि ग्राम पंचायत के सदस्य बनने का न्यूनतम आयु क्या हो जाएगा? तो ग्राम पंचायत का जो सदस्य हो जाएगा, जिसे वोटर के तौर पर देखते हैं, तो वो हो जाएगा 18 वर्ष। ये ध्यान रखिएगा, 18 वर्ष। लेकिन यहाँ जो होगा पंचायत के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु, इसका मतलब ये हुआ कि वैसे लोग जो पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, यानी मुखिया, सरपंच, वार्ड, पंच, समिति, ये सब चीज़ें जो होती है, जिला परिषद, इसका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। अधिकतम उम्र निर्धारित नहीं की गई है, जहाँ तक हो सके, जब तक वो जिंदा रह सके या कार्य करने में सक्षम हो सके। और नेक्स्ट, इससे संबंधित हम लोग और थोड़ी सी बातें जान लेते हैं पंचायती राज के बारे में। पंचायती व्यवस्था के सुधार हेतु समिति। पंचायती व्यवस्था में सुधार करने के लिए कई समितियां बनी, विभिन्न प्रकार की समिति बनी पंचायती राज व्यवस्था को सुधार करने के लिए। पहला समिति का हम बात कर रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित होता है और
त्रिस्तरीय स्तर पर ये काम करता है। त्रिस्तरीय प्रणाली का मतलब होता है कि इन्होंने कहा था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगा और जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। ये बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय प्रणाली, बहुत फेमस ये पॉइंट है कि त्रिस्तरीय प्रणाली को किसने लागू किया? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति को ही पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार कहा गया है। खास बात यह है जब 1957 में इनका गठन हुआ तो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में हम लोग यही जाने हैं कि त्रिस्तरीय प्रणाली दिया है और पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार हैं। खास बात यह है कि ये जो बलवंत राय मेहता समिति है ये 1957 में इसका गठन होता है और राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम NDP बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद। 1958 में इसकी सिफारिश को स्वीकार कर लेता है। ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि मुख्य बिंदु क्या है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे बलवंत राय मेहता समिति, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था और पंचायती राज व्यवस्था में सुधारों की बात कर रहा था। अब हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में ही एक और समिति पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय प्रणाली दिया था, लेकिन अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय प्रणाली दिया। ये कब दिया? ये दिया 1977 में। वो कब दिया था? 57 में। ये दिया है 77 में। अच्छा, वो 3 बातें की थी और ये 2 बातें कर रही है, यानी द्विस्तरीय प्रणाली को बढ़ावा दे रहा है। ये कह रहा है कि जिला स्तर पर जिला परिषद होगा और एक मंडल पंचायत होगा। जिला स्तर पर जिला परिषद होगा और 15,000 से 20,000 की आबादी वाले गांव का समूह होगा जिसे हम पंचायत या मंडल पंचायत के रूप में जानेंगे। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिस्तरीय प्रणाली किसने लागू किया? तो बलवंत राय मेहता समिति। और द्विस्तरीय प्रणाली किसने लागू किया? तो अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट पॉइंट की आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं। ये जो अभी हम लोग बलवंत राय मेहता समिति पढ़ें या अशोक मेहता समिति पढ़ें, दोनों का दोनों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। अभी हम जानेंगे PVK राय समिति, जिसी को हम GVK राय के नाम से भी जानते हैं। 1985 में यह गठन होता है इसका। ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति है। एक है और जिसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, LM सिंघवी समिति। 1986 में इसकी स्थापना होती है, यानी गठित होती है LM सिंघवी समिति, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो क्वेश्चन एक बार किसी को एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, जिसमें ये 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति जिसका नाम है LM सिंघवी समिति भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। PVK राय यानी GVK राव समिति भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अशोक मेहता समिति भी पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। ये पंचायती व्यवस्था के लिए एक बार 64वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो राजीव गांधी जी थे। लोकसभा में बिल तो पास हुआ लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। ठीक है, उसी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक और संविधान संशोधन है 64वां, और ये है 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ। अच्छा, एक समिति हम लोग छोड़ दिए हैं, 4 समिति के बारे में जान लिए हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PVK राय समिति, GVK राय समिति, LM सिंघवी समिति। ये सब के सब पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। एक और समिति है जिसका नाम है VN गौडगिल समिति, 1988 में आता। और ये कहता क्या, जरा गौर से सुनिएगा, बहुत सुंदर बातें, और आज तक ये बात लागू है। VN गौडगिल समिति 1988 में जब आया तो इस समिति ने पंचायती राज संस्था के त्रिस्तरीय प्रणाली में या हर जगह जहाँ जहाँ भी चर्चा की, उन्होंने कहा कि SC ST और महिलाओं के लिए
आरक्षण की सिफारिश की, SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की। आगे हम लोग और थोड़ा सा पॉइंट जान लेते हैं तो बेहतर होगा। अन्य तथ्य के बारे में अगर हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो कुछ अन्य तथ्य पर हम लोग बात कर लेते हैं जो बराबर एग्जाम में पूछा गया है। ग्राम पंचायत का गठन, ये है अनुच्छेद 40 से संबंधित है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का सचिव, तो ये होता है पंचायत सचिव, जिसे हम ग्राम सेवक बोलते हैं। और महिला के लिए आरक्षित सीटें कितना है? तो 1/3 यानी 33%। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। मुखिया अपना इस्तीफा किसे देता है? तो वो देता है DPRO को, यानी जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपता है। खास बात यह है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत लिखित त्यागपत्र सौंपने के 7 दिन के भीतर यदि वह उसे वापस नहीं लेता है तो इस्तीफा प्रभावी मान लिया जाएगा, स्वीकार मान लिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर और देखते हैं क्या है। ज़्यादा हम डिटेल्स इसीलिए नहीं दे पाए कि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा और हमें 7 से 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करना होता है। बाकी का डिटेल्स क्लास में हम देते हैं। यहाँ तक जो ज़्यादा दे नहीं पाएंगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है, राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए। तो आप सबको पता होगा और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत अच्छे ढंग से ये बात को आप लोग को पता होगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं संसद के बारे में। संसद क्या होता है? संसद मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर ही संसद होते हैं। संसद की संरचना अनुच्छेद 79 में है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं संसद मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अभी चर्चा हम लोग वहाँ पर ऊपर में जो प्रश्न थी 2 नंबर, वो था राज्यसभा के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। राज्यसभा होता क्या? उच्च सदन होता है, स्थानीय सदन होता है। इसकी संरचना की बात अनुच्छेद 80 में की गई है। यह एक ऐसी मतलब संस्था है, सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। यह एक अस्थायी सदन है और यह कभी भंग भी नहीं होता है। अच्छा, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। और एक खास बात और है इसमें, अखिल भारतीय सेवाओं सृजन करने का अधिकार केवल राज्यसभा के पास है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत यह शक्ति केवल राज्यसभा के पास है। थोड़ा आगे हम लोग और जान लेते हैं, फिर प्रश्न का आंसर भी जानेंगे। प्रश्न का आंसर आप लोग A नंबर लगाएंगे, क्योंकि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। यह कथन सही, यानी मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में नामित 12 सदस्यों को जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं, उनको चुना जाता है। क्लियर? राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा आप लोग को पता होगा कि 30 वर्ष निर्धारित की गई है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा में 225 सदस्यों राज्यसभा में 225 सदस्य, राज्यों का प्रतिनिधित्व मतलब 28 राज्य से जो है सो 225 राज्यसभा के सदस्य आते हैं। उसके बाद 8 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो कुल मिलाकर 233 जो है सो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के आते हैं। और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वैसे लोग को किया जाता है जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अपना योगदान देते हैं, वैसे लोगों को चयन किया जाता है। तो अभी हम लोग जाने हैं राज्यसभा के बारे में, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और जान लेते हैं।
अच्छा, राज्यसभा का वैसा भी सदस्य रहा है जो आज तक पीएम बना, कि मात्र 4 सदस्य हैं, मात्र 4 ही सदस्य हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भी पीएम बने हैं। ज़रा उनका नाम हम चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में, और 1966 की बात है जब उन्होंने राज्यसभा की सदस्य थी और प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद हम करते हैं एच डी देवगौड़ा के बारे में, फिर है आई के गुजराल के बारे में, और लास्ट व्यक्ति हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये असम से राज्यसभा के सांसद रहे हैं, असम से लेकिन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कहाँ से राज्यसभा के सांसद रहे हैं, तो असम से। यानी भारत में अभी तक मात्र 4 ही पीएम ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। अच्छा, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। कुछ सेटिंग की वजह से इस प्रकार का फॉर्मेट दिख रहा है, ये हम गौर नहीं कर पाए इस पर। इसमें लिखा हुआ है कि पंचवर्षीय योजना, और उसका मिलान करें कि कौन पंचवर्षीय योजना कब कब हुआ है। कोई बात नहीं, मिलान आसान है, बस आपको इस चीज़ को समझना होगा, तब हम लोग आसानी से मिलान कर लेंगे। जब चर्चा चल रहा है पंचवर्षीय योजना के बारे में, थोड़ा सुन लीजिए। पंचवर्षीय योजना जो है सो रूस से लिया गया है, खास करके कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, और पहली पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। इसको VVI कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या है, तो 1951 से 1956, यानी पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी और 1956 तक चली थी, जिसका वेस्ट ऑन था हेराल्ड डोमर मॉडल। इसमें प्राथमिकता किसके ऊपर दी गई, कृषि के ऊपर दी गई। इसी के समय में बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम कुछ काम का जिक्र कर देते हैं क्योंकि क्लास तो है नहीं, हम क्वेश्चन केवल डील कर रहे हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ भी 1952 में शुरू किया गया था। इसी के समय में, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में ही भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, इन सब का कार्य भी प्रारंभ हुआ। 51 से 56 तक चला था पहली पंचवर्षीय योजना, और दूसरी पंचवर्षीय योजना चला 56 से 61 था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, तो PC महानंदोबी इस मॉडल पर। थोड़ा सा और हम लोग जिक्र कर लेते हैं तो कुछ और जान जाएंगे। ये है जितने भी पंचवर्षीय योजना है उनका कार्यकाल, ये हम लोग बड़ी आसानी से याद कर लेंगे और ईजी से याद हो जाएगा। लगातार 3 पंचवर्षीय योजना चला, उसके बाद योजना चल नहीं पाया। उसके बाद ईयरली चला, वार्षिक योजना चला। जैसे कि देखिए, पहला 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर 66 तक चला, फिर 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। 3 गो योजना जो चला, ये वार्षिक योजना चला। तो 1, 2, 3, 3 कंप्लीट होने के बाद 3 ठो फिर गैप देना है, 66, मतलब 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, फिर 5 साल जोड़ दे, 69 से 74। फिर एक बात याद रखना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल तक नहीं चला, ये बात हमेशा याद रखना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल तक नहीं चला, 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल तक नहीं चला। उसके बाद आया, उसके बाद फिर कितना हो गया, 2 हो गया। पहले बार 3 लगातार चला, फिर 2 चला, फिर 2 वर्षों की गैप होगी, यानी 78 से 79 और 79 से 80। इसमें आ गया था अनवरत योजना, यानी रोलिंग प्लान आ गया था इन वजहों से। खैर हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं देंगे। फिर 2 वर्ष का गैप देंगे, पहले बार 3 में 3, उसके बाद 2 लगातार चलेगा, फिर 2 का गैप देंगे, अब फिर 2 लगातार चलेगा, फिर 2 का गैप देंगे, उसके बाद कंटिन्यू रखेंगे। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, ये याद रखना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल तक नहीं चला। आइए 6ठी पंचवर्षीय योजना, इसके बाद तो 1, 2, 3 3 साल का गैप, 1, 2 2 साल का गैप, 80 पर हम लोग पहुंच गए। अब 80 से 85, 85 से 90, फिर 2 साल का गैप, तो 91 और 92। अब लगातार चलेगी, 8वीं 92 से 97, 9वीं 97 से 2000, 10वीं 2000 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, 12वीं 2012 से 2017। ये कंप्लीट भी नहीं हो पाया।
कि इसके जगह पर इन पंचवर्षीय योजना को हटा दिया गया और इसका जो योजना आयोग इसका देखरेख करता था, योजना आयोग की जगह पर आ गया नीति आयोग। यानी योजना आयोग जिसकी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं। योजना आयोग की स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को और इसके प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन इसी जगह पर अब आ गया है नीति आयोग। इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ये थे गुरनार मित्तल साहब, इन्होंने ही दिया था रोलिंग प्लान के बारे में जानकारी दिया था। थोड़ा इसके बारे में और एक पॉइंट जान लेते हैं रोलिंग प्लान के बारे में। रोलिंग प्लान, जिसे हम अनवरत योजना के नाम से जानते हैं, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी के सरकार के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने 1980 में इसे समाप्त कर दिया गया। अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था? गुरनार मित्तल ने किया था। इन्होंने इनका पुस्तक था एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा में अनवरत योजना की चर्चा की गई थी। एशियन ड्रामा में अनवरत योजना की चर्चा की गई थी। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। समय हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग अब चाहेंगे कि डिटेल्स ना दूँ, केवल टिक लगा देते हैं 2-4 क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? देखिएगा, नट पूजा का भी असम राज्य से संबंध है, चोंगली का भी असम राज्य से संबंध है, बिहू का भी असम राज्य से संबंध है, लेकिन ये बधाई का असम राज्य से संबंध नहीं है। थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ ऐसे नृत्य होते हैं जो हम थोड़ा अपना बिहार से ले लेते हैं, जैसे कि देखिए झिझिया नृत्य बिहार का हो गया, जट जटिन बिहार का हो गया, विदेशिया भी बिहार का हो गया। तो खास करके ये जो झिझिया नृत्य है, जट जटिन है, ये मैथिल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, मैथिल और कोशिक इलाका में बहुत ज़्यादा प्रचलित। ये सामा चकेवा देख रहे हैं, ये भी मैथिल क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। ये विदेशिया से बहुत ज़्यादा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। विदेशिया जो नृत्य है इसके जनक हैं भिखारी ठाकुर, और इसी भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर। कुछ और नृत्य हैं जिसको हम जान लेते हैं, जैसे कि हो गया भांगड़ा, गिद्धा, ये पंजाब का लोक नृत्य है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। यक्षगान कर्नाटक। ऐसे कई नृत्य हैं और बहुत इम्पोर्टेंट सब है, लेकिन उतना वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण हम पूरा डिटेल्स यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं, बस शॉर्टकट में काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? अच्छा, तो ये है BKRV राव, इन्होंने बहुत बड़े दूरगामी कार्य किए हैं। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एकाधिकार का अर्थ है। अच्छा, एकाधिकार का, इसके बारे में थोड़ा बढ़िया से बताना पड़ेगा, बिना बढ़िया से बताए हुए नहीं सीख पाएंगे। फिलहाल इसका क्लास भी नहीं चलाए हैं हम इकोनॉमिक्स का, अभी हम केवल टिक कर देते हैं और बाद में इसका हम कभी और नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर देंगे। एकाधिकार का अर्थ होता है एकल विक्रेता। एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? एकल विक्रेता। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कोणार्क। अच्छा, कोणार्क मंदिर के देवता है। कोणार्क मंदिर में भगवान सूर्य के बारे में जिक्र किया गया है, और ये 4-5 जगह ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर सूर्य की मंदिर है। ज़रा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कोणार्क मंदिर देवता सूर्य का है। मार्तंड का सूर्य मंदिर कश्मीर में स्थित है, ये भी सूर्य मंदिर है, मार्तंड नाम है, कश्मीर में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। बुंडू का सूर्य मंदिर रांची में स्थित है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है सबसे लास्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देव मंदिर जो सूर्य का मंदिर है और बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ये याद रखना। एक प्रश्न आप लोग को दे देते हैं हम, थावे जो मंदिर है, थावे ये कहाँ है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। थावे के बारे में आप लोग को सर्च करके रखना है, ये आप लोग के लिए प्रश्न है। आगे हम पढ़ते हैं, भारत संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत, अभी कुछ देर पहले हम चर्चा किए थे
कि अनुच्छेद 40 जो है सो ग्राम पंचायत का क्या करता है, गठन करता है। इससे पहले हम कई अनुच्छेद के बारे में जिक्र कर चुके थे, जैसे अनुच्छेद 1, 2, 3 क्या है, इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 85 क्या है, अनुच्छेद 72 क्या है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 61 क्या है, तो जरा गौर से देखिए। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 85 लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ये जो अनुच्छेद 48 है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? 48 का क आप लोग को पढ़ाए होंगे, कृषि एवं पशुपालन के बारे में। इसके बारे में थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।